नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की 10वीं क्लास होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मिक्स होंगे। इन 25 क्वेश्चनों में आपके 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 5 नेशनल जीके के, 5 आपके हिंदी के, 5 इंग्लिश के और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। देखिए भाई, इससे पहले हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर टोटल 10 क्लास की बात करें तो आज हमारे 50 से 100 क्वेश्चन हरियाणा जीके के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ में 50 से 100 क्वेश्चन नेशनल जीके के, 50 से 100 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान के, यानी कि हमारे 250 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 10 क्लास के अंदर। ये क्लासेज आपकी जून तक चलेंगी और जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमने कहा कि 2100 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसके अंदर आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए लगातार क्लासेज को देखते रहें, क्योंकि केवल 30 मिनट के अंदर आपको क्या है कि भाई 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। 10वीं क्लास है, इससे पहले 9 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 2100 प्लस क्वेश्चन HSSC CT के नाम से आपको वहां पर मिलेगा। अगर आपको इन रेगुलर क्लासेज के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहां पर कॉन्टैक्ट करें भाई। और आपको केवल 79 यानी कि 79 रुपए में भाई आपको 2 महीने तक 10 PDF मिलेंगी भाई। 2 महीने तक 10 PDF मिलेंगी केवल 79 रुपए में। ठीक है भाई, तो ये सब इसका भाई प्रोसीजर है। इसको व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। करना क्या है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन प्रेस करना है, और भविष्य में जितनी भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन, फिर नेशनल जीके, फिर हिंदी, इंग्लिश और साइंस। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम 20 जिलों से भाई, जैसे कि लास्ट 4 क्लासेज जो हमारी हुई है उसके अंदर हम 5-5 क्वेश्चन जो लिए हैं, वो हर एक जिले से एक क्वेश्चन लिया है, यानी कि 20 जिलों से हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। केवल 2 जिले और बचे हैं, भिवानी और चरखी दादरी। आज के जो क्वेश्चन होंगे भिवानी और के चरखी दादरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहां पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स, यानी कि सबसे बड़ा एशिया का वाटर वृक्ष कहां पे स्थित है, तो भाई ये भिवानी के बापोड़ा के अंदर है भाई। क्या है भाई? भिवानी के अंदर, बापोड़ा के अंदर है। बापोड़ा भाई आपको याद होगा कहां पर है भाई? भिवानी के अंदर। और बापोड़ा में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो कि थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन है भाई? वीके सिंह है भाई। कौन है भाई? वीके सिंह है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो भिवानी के बापोड़ा में इनका क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। तो एक क्वेश्चन हमारा यही बनता है। ठीक है भाई, बापोड़ा में एशिया का सबसे बड़ा वाटर वृक्ष है। ठीक है भाई, और जनरल वीके सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था। क्वेश्चन का जो लेवल है मॉडरेट से, अब हम आगे की जो क्लासेज होंगी, जैसे ही हमारी 15-20 क्लासेज कंप्लीट होती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का जो लेवल है वो एडवांस लेके आएंगे। आज कल क्या है कि बिल्कुल बेसिक से मिसलेनियस सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, और बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। लगातार तैयारी करते रहें, लगातार चैनल से जुड़े रहें। कंप्लीट क्लासेज होते ही आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर फायदा होने वाला है, और क्वेश्चन यहीं से आपको लगभग मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है? हरियाणा का सबसे पुराना विष्णु मंदिर हरियाणा के किस जिले में है और किस तहसील में है? तो बता देते हैं भाई, हरियाणा का जो सबसे पुराना मंदिर है विष्णु मंदिर, हरियाणा का सबसे पुराना विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है? तो कहां पर है भाई? ये तोसाम में है भाई। कहां पर है भाई? ये तोसाम में है। और तोसाम
कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो भिवानी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? भिवानी के अंतर्गत आता है। अब तोशाम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हैं। तोशाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अष्टकुंड कहां पर स्थित है? अष्टकुंड कहां पर स्थित है? तो तोशाम के अंदर हो जाएगा। तो तोशाम से रिलेटेड तोशाम में और क्या क्या है भाई, तो बता देते हैं। एक है भाई अष्टकुंड। अष्टकुंड कहां पर स्थित है? तो कहां पर है भाई? तो तोशाम के अंदर है। इसके बाद पंचतीर्थ, अगर पंचतीर्थ की बात करें तो ये कहां पर है? तो ये भी तोशाम के अंदर है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात है बाबा मुंगीपा धाम। बाबा मुंगीपा धाम कहां पर स्थित है? तो भाई ये तोशाम के अंदर ही है। ठीक है भाई, पहाड़ी के ऊपर है भाई। तो बाबा मुंगीपा धाम हो, अष्टकुंड हो, पंचतीर्थ हो, विष्णु का सबसे पुराना मंदिर हो, सब कहां पर है भाई? तोशाम में है। और तोशाम कौन से जिले की तहसील है? तो भिवानी जिले की तहसील है। तोशाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं भाई। इसके बाद तोशाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है भाई। तोशाम के ऊपर ज्यादा फोकस है, तोशाम से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बन रहे हैं भाई क्वेश्चन, तभी हम पूछ रहे हैं। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्रदेश का प्रथम गांव जहां पर एसडीएम और न्यायाधीश दोनों बैठते हैं, हरियाणा प्रदेश का वो पहला गांव जहां पर एसडीएम भी बैठता है और न्यायाधीश भी बैठता है, तो ऐसा कौन सा गांव है? तो ऐसा गांव का नाम है भाई तोशाम। कौन सा हो जाएगा? तोशाम भाई। तोशाम के अंदर क्या है कि यहां पर एसडीएम भी बैठता है और न्यायाधीश भी क्या है? बैठता है। ऐसा पहला गांव है जहां पर एसडीएम और न्यायाधीश दोनों बैठते हैं। कौन सा हो जाएगा? तोशाम हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट बनता है। उसके बाद 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अब हमारे जो 2 क्वेश्चन है कि एक जिला हमारा लास्ट में बचा हुआ चरखी दादरी। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, चरखी दादरी को कौन से जिले से निकाला गया है? जब चरखी दादरी जिला नया बनाया गया है तो कौन से जिले से निकाला गया है? भिवानी से निकाला गया है। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी सबसे बड़ा जिला था भाई, ठीक है, लेकिन अब दादरी को वहां से निकाल दिया गया है भाई। मास्टर से पहले और क्वेश्चन है भाई। 4th क्वेश्चन है, चरखी दादरी में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। जो पहला सीमेंट का कारखाना कहां पर लगा था भाई? हरियाणा के चरखी दादरी में सीमेंट का कारखाना लगा था। कहां पर लगा था भाई? चरखी दादरी। चरखी दादरी में सीमेंट का कारखाना कब लगाया गया था? सन 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस सन के अंदर क्या हुआ था कि चरखी दादरी में प्रदेश का पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। और ये जो स्थापित किया था वो किसने किया था भाई? राम किशन डालमिया ने। किसने भाई? राम किशन डालमिया ने क्या किया था कि सीमेंट का कारखाना यहां पर स्थापित किया गया था। उसके बाद कौन से देश की सहायता से? तो जर्मन देश की सहायता से है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि पूरे भारत में एकमात्र इल्ना पत्थर, यानी कि इल्ना पत्थर, कौन सा पत्थर भाई? इल्ना पत्थर भाई। पूरे भारत में केवल इल्ना पत्थर कहां पर पाया जाता है? केवल चरखी दादरी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? चरखी दादरी का एक गांव है कलियाणा। कौन सा गांव है भाई? कलियाणा गांव है। कलियाणा गांव चरखी दादरी का एक गांव है कलियाना, जहां पर क्या पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। 1939 में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। इसके बाद चरखी दादरी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो भी आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि मास्टर हुकम सिंह, क्या है भाई? मास्टर हुकम सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? अब मास्टर हुकम सिंह की जब बात हुई है तो एक सन है भाई 1990 और 1991। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे थे 1990 से लेकर 91 तक, उन व्यक्ति का नाम है भाई मास्टर हुकम सिंह। क्या है भाई? मास्टर हुकम सिंह। और जिनको मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय किनको जाता है? चौधरी देवीलाल को जाता है। चौधरी देवीलाल को जाता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की कि मास्टर हुकम सिंह क्या है भाई? मास्टर हुकुम सिंह। मास्टर हुकुम सिंह का जन्म कब हुआ था? तो सन 1925 में,
मास्टर हुकम सिंह का जन्म कब हुआ था? सन 1925 में। और इनका जो है जन्म कहां पे हुआ था? डाणी फोगाट भाई, यानी कि डाणी फोगाट में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और क्या है कि इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? जनता दल इनकी भाई पार्टी थी, उसको इन्होंने भाई ज्वाइन किया था। और सन 1990 से लेकर 1991 तक हरियाणा के क्या रहे थे भाई? ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। 90 से लेकर 91 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन भाई? मास्टर हुकम सिंह। चौधरी देवीलाल को इनको मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय जाता है। 5 क्वेश्चन आपके हो गए, केवल 2 जिलों से हैं। ठीक है भाई। इसी तरीके से आज 10 क्लास के अंदर अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो हमारे 50 क्वेश्चन के आप 150 क्वेश्चन मान सकते हैं। इसलिए भाई पीछे वाली क्लासेज को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन क्लासेज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो 150 प्लस क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। 150 प्लस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेशनल जीके के हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन कहने को आते हैं, 1 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके बनते हैं। मास्टर हुकम सिंह से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है भाई। चलो भाई, अब हम नेशनल जीके की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो साथ में वीडियो को शेयर जरूर करते रहें भाई। और अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, इसके बाद हम 5 इंडिया जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। आज जो इंडिया जीके के क्वेश्चन है, क्या कोई पहला व्यक्ति है, क्या कोई मिसलेनियस क्वेश्चन है? तो पहला व्यक्ति मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिले हैं भाई। हमारी क्लासेज का पर्पज है ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो, हमारी क्लासेज का पर्पज है कि भाई आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन हो, मिसलेनियस क्वेश्चन भी हो। सब हमारा पर्पज है, केवल करंट अफेयर को छोड़कर। बहुत जल्द करंट अफेयर के ऊपर भी क्लासेज आएंगी, एक्स्ट्रा क्लासेज आएंगी जो कि। ठीक है भाई। देखिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का पहला नागरिक जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी कि भारत का वो पहला नागरिक जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भाई, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अवार्ड से सम्मानित किया गया, उन व्यक्ति का नाम बताइए जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत का वो पहला नागरिक बताना है भाई। तो क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आचार्य कौन हो जाएंगे भाई? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे वो भारत के पहले नागरिक हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ देंगे लेकिन फिर क्या होगा, हिस्ट्री की छोटी सी एक लाइन के अंदर ये चीजें ये भी नहीं मिलेंगी भाई। रमन मैग्सेसे अवार्ड बाद में मिला है, तो ये क्या है कि एनसीईआरटी की बुक में आपको भाई मिलता ही नहीं है बाद का। पहले 1947 से पहले का मिल जाता है, बाद में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता भाई। सब क्या है, अंग्रेजों के बारे में बताया जाता है और क्वेश्चन फिर करंट से भी बन जाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है भाई इन क्वेश्चन को। हमने कहा कि इनके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल याद रखना है, पेपर में आना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। भारत की पहली महिला जो कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही है, भारत की वो पहली महिला जो कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही है, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश रही है। एक क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट की वो भारत की वो पहली महिला जो कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं भाई, न्यायाधीश रही है, तो फतिमा बीवी था। लेकिन अब पूछा गया है कि हाई कोर्ट की वो पहली महिला जो कि मुख्य न्यायाधीश रही है भारत की, तो क्या हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा लीला सेठ। लीला सेठ वो पहली महिला है जो कि उच्च न्यायालय यानी कि भाई आपके हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है भाई। महिला की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद एक पुस्तक से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई एक बहुत बड़े फिजिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग क्या है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम के क्या है भाई? लेखक हैं। इस पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं।
इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि आईएमएफ, इंडियन आईएमएफ की फुल फॉर्म बताओ भाई। पहले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? आईएमएफ का कल हमने आपके पास पूछा था कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपने बताया कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज हम आपके पास पूछ रहे हैं कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या है भाई? आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है भाई। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पहला वो विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब की बार क्वेश्चन एक हमने पीछे भी पूछा था कि भारत का वो पहला नागरिक जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लेकिन पहला विदेशी बताना है भाई, पहला वो विदेशी जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो खान जुल्फिकार खान हो जाएंगे भाई। कौन हो जाएंगे? विदेशी। भाई विदेशी की बात हुई है, और जिसको भारत रत्न भी दिया गया है, विदेशी भारत रत्न। ये आप एक साथ मत लेना भाई। एक ऐसा विदेशी जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो खान अब्दुल गाफर खान अब्दुल गाफर खान क्या हैं? वो पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? तो ये जल्दी से आप बताओ कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो क्या दयानंद सरस्वती नहीं थे भाई? दयानंद सरस्वती क्या है भाई? इसके क्या है भाई? संस्थापक हैं। कब की थी भाई इन्होंने? 1875 के अंदर भाई इसकी संस्थापना की थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, गो बैक टू वेदाज, वापिस जाओ वेदों के ऊपर, यानी कि अब की संस्कृति को छोड़ो। गो बैक टू वेदाज का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विदेशी को भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गाफर खान। आर्य समाज की संस्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में। गो बैक टू वेदाज इसकी क्या है भाई? बुक है। भारत का पहला नागरिक जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। भारत की पहली महिला जो कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही हैं, लीला सेठ हो जाएंगी। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम के पुस्तक के लेखक कौन है भाई? स्टीफन हॉकिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद हम 5 साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो आज के एवरेज ही होंगे भाई, ना ज्यादा मुश्किल होंगे, ना ज्यादा आसान होंगे। केवल आपके एवरेज मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। देखिए, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है भाई? देखो भाई, अगर इंग्लिश वालों के लिए अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है, लेकिन यहां पर हिंदी में क्या लिखते हैं? विद्युत प्रतिरोधक। यानी कि भाई विद्युत को बहने से रोकने वाले की यूनिट क्या है? मात्रा क्या है? मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? ओम इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी थी, आपको बता दी भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम 2 प्रतिरोधक को एक समान श्रेणी के अंदर लगाते हैं, एक सीरीज के अंदर। देखिए, एक चीज होती है सीरीज, एक होती है पैरेलल भाई। सीरीज में केवल एक रास्ता होता है और पैरेलल में 2 रास्ते होते हैं कहीं पर जाने के लिए। ठीक है भाई, तो क्या पूछा गया है कि 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक है, और एक 3 ओम्स का। तीनों को क्या है कि सीरीज के अंदर ऐड किया गया है भाई। सीरीज मतलब जैसे रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी इस तरीके से। 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके बाद क्या है? 3 ओम्स का क्या है भाई? रेजिस्टेंस है। तीनों को भाई सीरीज के अंदर ऐड किया गया है और फिर एक
बैटरी के साथ जोड़ा गया है। पूछा गया है कि तीनों को जब हम सीरीज के अंदर जोड़ेंगे तो वही जो भी है रिजल्टेंट पूरे सर्किट की प्रतिरोधकता क्षमता कितनी होगी। 10वीं तक का क्वेश्चन है भाई, 10वीं तक का क्वेश्चन है। कहीं सोचे कि एडवांस का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान है भाई। देखिए भाई, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किट के अंदर, जब किसी सर्किट के अंदर हम सीरीज की बात करते हैं तो करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। बल्कि जो क्या है वोल्टेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहां पर वोल्टेज V थी तो यहां पर कितनी आ जाएगी, V1, यहां पे कितनी आ जाएगी, V2, और यहां पर कितनी हो जाएगी, V3। यानी कि टोटल वोल्टेज 3 हिस्सों में बढ़ जाती है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस का V3। इसके बाद ओम्स लॉ के अंदर आते हैं। V क्या होता है भाई, IR। R क्या है, पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये क्या आ जाएगा, I, और इंटू में क्या हो जाएगा, R1 प्लस I इंटू में R2 प्लस I इंटू में R3। I सब में सेम है तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या हो जाती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस है सीरीज के अंदर अगर जोड़ रखे हैं। बताओ भाई पहला कितना है, 1, 2 और 3। तीनों को जोड़ो भाई, 1, 2 और 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 ओम्स। तो 6 ओम्स आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 6 ओम्स आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 प्रतिरोधक एक समान श्रेणी के अंदर जोड़े गए हैं। तो बताओ भी उसकी जो इक्विवेलेंट प्रतिरोधक क्षमता कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक लग गया होगा, न्यूमेरिकल पूछा है आज, लेकिन छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा है भाई। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस, देखो इंग्लिश वालों के लिए भी साथ है। देखिए साइंस को हम दोनों लैंग्वेज में लेकर चलते हैं कि कईयों को क्या होता है, हमें ना तो ज्यादा हिंदी आती है ना हमें ज्यादा इंग्लिश आती है। जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसको हिंदी में चाहिए हमें, और जब हिंदी में बोल देते हैं तो ये भी समझ में नहीं आया। हम केवल मिक्स लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, कुछ वर्ड हमें हिंदी के आते हैं, कुछ वर्ड हमें इंग्लिश के आते हैं। तो प्राकृतिक गैस है भाई, प्राकृतिक गैस है तो प्राकृतिक गैस को हम क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक गैस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। भाई कहने का मतलब क्या है, नेचुरल गैस। ठीक है भाई, नेचुरल गैस के अंदर मुख्यतः क्या रहता है, मुख्यतः मतलब सबसे ज्यादा जो एलिमेंट जो पाया जाता, जो कुछ भी पाया जाता, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो देखिए भाई, प्राकृतिक गैस में क्या पाए जाते हैं, एक पाई जाती है मीथेन भाई, एक पाई जाती है इथेन, एक क्या पाई जाती है प्रोपेन, और एक क्या पाया जाता है, ब्यूटेन। भाई क्या पाया जाता है, ब्यूटेन। लेकिन 70 से 90% जो पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, मीथेन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, मीथेन रहती है। क्या रहती है भाई, मीथेन रहती है। ठीक है भाई, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन हैं, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, तो चारों ऑप्शन हम लिखेंगे भाई। देखो भाई, वन है। अब वन क्या है कि प्रकृति की देन है, वन क्या है कि प्रकृति की देन है। ठीक है भाई, कोयला भी क्या है कि जब बहुत साल पहले जो पेड़ पौधे समुद्र के अंदर गिर गए, नीचे जाके भाई क्या हो जाते हैं, वो डिकेड होने लग जाते हैं, और उसके बाद में पेट्रोलियम ये सब हमें मिलता है। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है, प्रकृति की देन है। वन्य जीवन भी क्या है, ये सब भी क्या है, प्राकृतिक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन में वन भी आता है, कोयला भी आता है, वन्य जीवन भी आते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि संगमरमर का फार्मूला क्या है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई, संगमरमर का जो फार्मूला है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई, ज्यादा टाइम हमें क्लासेज के अंदर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंप्लीटली 100 में से 99% नॉलेजेबल क्लास होनी चाहिए। ठीक है भाई, जल्दी से लो भी स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि देखो भाई, अगर इस तरीके से रोज पढ़ेंगे, और देखो ये तो केवल 30 मिनट का खेल है। कोई स्टूडेंट कहता है कि भाई मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, तो 4.5 घंटे और बच गए भाई। अब 4.5 घंटे में देख लो भाई, आपको जो कुछ लगता है कुछ भी करो भाई,
लेकिन पढ़ना है। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन है कि भाई चीनी का, 7वां क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक नाम क्या है। चीनी का रासायनिक नाम है C12H22O11। क्या है भाई? चीनी का रासायनिक नाम क्या है? C12H22O11 है भाई। ठीक है। हार्मोन स्त्रावित होता है, हार्मोन कहां से निकलता है भाई? हार्मोन स्त्रावित यानी कि सीक्रेट होता है। हार्मोन स्त्रावित होता है कहां से भाई? हार्मोन स्त्रावित होता है कहां से? तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। अंतःस्त्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन अंदर से भाई, अंदर से सीक्रेट होता है, बाहर से नहीं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि से नहीं होता, यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है। ये आपके 5 क्वेश्चन हुए भाई साइंस के, विज्ञान के। उम्मीद है देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप सोचे कि आज हमें साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, आप इन क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। आप जैसे ओवरव्यू से अगर आपको हर फील्ड से क्वेश्चन दे दिया, एक आपको बायोलॉजी से दे दिया, एक क्वेश्चन फिजिक्स से दे दिया, एक केमिस्ट्री से दे दिया, दो क्वेश्चन, तो आपके मन में ये रहेगा कि आज मुझे अमल के बारे में नहीं पता चले, आज मैं अमल का टॉपिक पढ़ूंगा, एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी की बुक से, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसी प्रकार आपको जैसे रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम आप याद करो, 4.5 घंटे में बचे हुए सारे रासायनिक नाम याद करो। तो जो पढ़ने का जरिया है वो यहीं से आपको मिलता है 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से। 25 क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और यहीं से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, आपके पढ़ने की जो जिज्ञासा बढ़ जाती है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद हम 5 भाई हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसके भाई? हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो भाई, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो भाई, आज संधि विच्छेद का क्वेश्चन लेके आए हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस का जन भाई, सत प्लस का जन क्या हो जाएगा? सज्जन क्या हो जाएगा? इसका आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस का ईस हो जाएगा। वाक प्लस का ईस क्या हो जाएगा आपका? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता ही नहीं रहे आज, तो इसलिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना होगा। जब हम आंसर दे देते हैं तो आप लिखते ही नहीं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालें। ज्यादा से ज्यादा 100 कमेंट होने चाहिए भाई इसके ऊपर। ठीक है भाई, 100 कमेंट होने चाहिए उच्चारण के बारे में। उच्चारण को हम किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लंबोदर में कौन सा समास है भाई? लंबोदर में कौन सा समास है? तो यह आपको बताना है। देखिए भाई, एक ऐसा समास आपने पढ़ा होगा, बहुब्री समास। क्या होता है बहुब्री समास? मैं बता देता हूं भाई। पहले तो देखो, बहुब्री समास एक ऐसा समास होता है जिसके अंदर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना जिसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। एक ऐसा समास जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ऐसे समास को हम बोलते हैं बहुब्री समास। क्या बोलते हैं? बहुब्री समास। लंबोदर में अगर देखा जाए तो लंबा है उदर जिसका, वो क्या होता है भाई? तीसरा व्यक्ति बताना है भाई, तो क्या हो जाएगा? गणेश। क्या हो जाएगा? गणेश। देखिए इसमें गणेश का कोई कुछ नहीं दे रखा, लेकिन लंबोदर से हम समझ रहे हैं लंबा है उदर जिसका, कौन भाई? तो गणेश। तो एक तीसरा पद बना दिया गया, तीसरे पद की ओर विशेषता है, इसलिए लंबोदर में कौन सी संधि हो जाएगी? बहुब्रीहि संधि हो जाएगी, बहुब्री समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अब इस बात को मजाक में बिल्कुल मत लेना कि समास से कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। ठीक है, कंप्लीट समास पढ़ा चुके हैं, सब समास हमने के एक क्वेश्चन हमने हर क्लास के अंदर आपको करा दिए गए हैं। सब संधि के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। व्यंजन संधि, अब संधि विच्छेद के ऊपर आ गए हैं हम, फिर विसर्ग संधि भी कराएंगे, साथ में शुद्ध अशुद्ध भी करा रहे हैं, पर्यायवाची भी करा रहे हैं, विलोम शब्द भी करा रहे हैं, एक वचन भी करा रहे हैं, बहुवचन भी करा रहे हैं, स्त्रीलिंग भी करा रहे हैं, कारक भी करा रहे हैं, मुहावरे व लोकोक्ति भी करा रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी करा रहे हैं। इतने टॉपिक हम 9 क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो।
ठीक है भाई, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, दशानन, दशानन किसको बोलते हैं भाई, और पीतांबर, दोनों में, पीतांबर और दशानन दोनों में बहुव्रीहि समास है, लेकिन ये किसको बोलते हैं, दशानन किसको बोलते हैं और पीतांबर किसको बोलते हैं। पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन है भाई, और 10 हैं आनंद जिसके, कौन है भाई। तो 100 कमेंट भाई आपके आ जाने चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, देखो अब आ जाए हम आए हैं भाई कि क्रिया विशेषण के ऊपर भी हम चलते हैं भाई। देखिए परविशेषण, विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है लगभग भाई, लगभग तो यही करता है, क्रिया की भी बता देता है। लेकिन क्या होता है परविशेषण, परविशेषण क्या होता है कि जो किसकी विशेषता बताए भाई, किसकी विशेषता बताए भाई, क्रिया की विशेषता बता दे या विशेषण की भी विशेषता बता दे, ठीक है, तो वो जाते हैं परविशेषण। तो इसके बारे में देखो भाई, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसका बताओ भाई। देखो वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, दौड़ने से तेज हो गया, तेज क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा भाई, पहली बात भाई, तेज क्या हो जाएगा, विशेषण। और तेज का की भी विशेषता बता रहा है, मंद या बहुत, बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, परविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें, बहुत क्या है, परविशेषण यानी कि एडवर्ब है भाई, क्या है भाई, एडवर्ब है, ठीक है। और ये क्या है, ये विशेषण एडजेक्टिव है, क्या है भाई, एडजेक्टिव है। फोर्थ क्वेश्चन भाई, चलो भाई आ गया हुआ समझ में भाई। इसके बाद में आपको बताना है, राम फल खाता है भाई, राम फल खाता है, क्या अपने को क्या दिक्कत है, राम फल खाता है, खाएगा भाई, ठीक है भाई, चलो फल खाता है, बताओ भाई सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, ऑप्शन में दे रहे हैं सकर्मक या अकर्मक, सकर्मक या अकर्मक क्रिया, बताओ भाई कौन सी है। देखो भाई जिसको कर्म की आवश्यकता महसूस होती है भाई वो सकर्मक, जिसको कर्म की आवश्यकता महसूस ही ना हो तो वो क्या है, वो अकर्मक हो जाएगा। तो आपको देखना राम फल खाता है, तो भाई देखो भाई खाता है, क्या खाता है, खाता है से रिलेटेड भाई, क्या खाता है, किसको खाता है, तो क्या है, किसको खाता है, फल को खाता है। तो राम ईट्स दी, फल को क्या बोलते हैं भाई, फल को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो फल को क्या बोलते हैं, फ्रूट्स। तो राम ईट्स फ्रूट्स, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया कर्ता यानी कि सब्जेक्ट भाई, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें कर्म है भाई, कर्म क्या है भाई, फल है, तो इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, कर्मक क्रिया हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पता लग गया होगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी भाई, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ये भाई सही बात है भाई, राम ने पुस्तक पढ़ी। भाई देखो भाई राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है भाई, पढ़ना क्रिया हो गई भाई, ठीक है, पढ़ी, पढ़ना क्या होता है भाई, रीड, ठीक है। तो आपको इसका पद परिचय देना है, पद परिचय में क्या होता है, सब कुछ बताना होता है भाई, पद परिचय देना है। पद परिचय में क्या क्या हम दे सकते हैं भाई, देखो भाई इसके अंदर क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना किसकी हुई भाई, क्रिया, किसको पढ़ता है, किसको पढ़ता है भाई, पुस्तक को पढ़ता है, कर्म है भाई, है भाई, तो सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अच्छा भाई पुस्तक को पढ़ता है स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई, पढ़ी स्त्रीलिंग, पुस्तक है भाई, तो पुस्तक किसको पढ़ता है, स्त्रीलिंग है भाई पुस्तक, तो ठीक है। उसके बाद पुस्तक क्या है, एक वचन है, एक वचन भी है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुस्तक पढ़ी, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा भाई, सामान्य भूतकाल। तो इस तरीके से किसी के बारे में बताना उसका पद परिचय होता है, क्या होता है, पद परिचय। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी। आइए दोस्तों इसके बाद हम 5 क्वेश्चन भाई इंग्लिश के डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टालवार्ट। क्या है भाई स्टालवार्ट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्टालवार्ट को भाई
का वर्ड मीनिंग क्या है। दूसरा एक है बिगोटेड भाई, क्या हो जाता है बिगोटेड, इसका भाई वर्ड मीनिंग क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो है भाई इलेशन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है वो है न्यूमरियस। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई हमारा न्यूमरियस। ये 4 वर्ड मीनिंग है भाई। इन 4 वर्ड मीनिंग में पहले हमें बताने हैं दोनों के सिनोनियम और नीचे वालों के क्या बताने हमें एंटोनियम। तो 2 हमारे सिनोनियम है, 2 हमारे एंटोनियम है, दोनों के हमें भाई बताने हैं। तो स्टालवार्ट का मतलब क्या हो जाता है। देखिए भाई सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि थोड़ा बता रहे हैं स्टालवार्ट। स्टालवार्ट का मतलब क्या हो जाता है भाई ताकतवर, या फिर उसको हम बोलते हैं भाई हम मजबूत बोलते हैं। लेकिन इसके देखिए भाई अगर सिनोनियम के बात करें तो रिसोल्यूट होते हैं, रिसोल्यूट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रोंग भी इसका एक वर्ड होता है। और इसके बाद एक होता है गैलेंट। तीनों का मतलब क्या है कि भाई मजबूत ताकतवर, स्ट्रोंग मतलब ताकतवर, गैलेंट मतलब भाई मजबूत ताकतवर, और रिसोल्यूट का भी मतलब ताकतवर। यानी कि स्टालवार्ट के अगर कभी आपके पास सिनोनियम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, गैलेंट, रिसोल्यूट। और स्टालवार्ट का मतलब क्या होता है ताकतवर या मजबूत। इसके बाद होता है भाई बिगोटेड। बिगोटेड का क्या मतलब होता है, बिगोटेड का मतलब होता है कट्टर भाई। क्या होता है भाई बिगोटेड का मतलब कट्टर, जो किसी धर्म के मामले में कट्टर हो या फिर किसी कास्ट के बारे में कट्टर हो, यानी कि जो प्रीजुडिस्ड हो। प्रीजुडिस्ड हो मतलब कि अगर किसी ने यही ठान रखा है कि मुझे किसी की बात नहीं माननी है, पहले से आप किसी के पास जाते हैं धर्म को लेकर भाई आपको पता लग जाता है कि भाई जैसे कि ये मुस्लिम है या फिर ये हिंदू है, पहले से आपके मन में अगर कट्टरता है तो आपको कोई समझा नहीं सकता, आपको कोई समझा नहीं सकता। कट्टर हो गए, प्रीजुडिस्ड, आपने पहले से दिमाग में, परी का मतलब पहले से, जुडिस्ट किसी को जज कर लिया है, पहले से किसी को आपने जज कर लिया है, तो फिर क्या हो जाएगा वो क्या आप क्या है कट्टर हैं किसी भी मामले को लेकर। तो प्रीजुडिस्ड क्या हो जाता है एक आपका वर्ड हो जाता है। इसके बाद क्या आ जाएगा रिजिड हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा नैरो, छोटी सोच है भाई, ठीक है भाई। और इसके बाद में डोगमेटिक, डोगमेटिक भाई। तो ये सारे के सारे क्या है इसके सिनोनियम है। इलेशन, इलेशन का मतलब होता है किसी चीज की प्रसन्नता। क्या होता है प्रसन्नता, उल्लास। प्रसन्नता उल्लास को हम क्या बोलते हैं इलेशन बोलते हैं। और इसका अगर हमें एंटोनियम विलोम शब्द बताना है तो क्या हो जाएगा गलूम हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इलेशन यानी कि अगर आप खुश होते हैं तो इलेशन है, और अगर आप उदास होते हैं ग्लूम, डिस्पेयर और डिप्रेशन तीनों इसके क्या हो जाएंगे एंटोनियम हो जाएंगे। इसके बाद एक वर्ड है न्यूमरियस। न्यूमरियस का मतलब होता है अनगिनत, यानी कि भाई कोई किसकी अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना हो। तो इसका जो क्या हो जाएगा अनगिनत को क्या बोलेंगे भाई कमी भाई, यानी कि भाई बहुत कम, तो डेफिशिएंट बोल सकते हैं। उसके बाद में एक स्पेयर्स होता है, इसके बाद डेफिशिएंट, इसके बाद स्केयर्स। इसके बाद क्या हो जाएगा स्केयर्स। कहां पे लिखे भाई इसके हम, ठीक है DEFICIENT डेफिशिएंट हो जाएगा, SPARSE स्पेयर्स हो जाएगा। उसके बाद एक वर्ड मीनिंग है SCARCE स्केयर्स हो जाएगा। तो चारों इसके क्या हो जाएंगे ये एंटोनियम हो जाएंगे। तो 2 तो आपके सिनोनियम है और 2 आपके क्या हैं एंटोनियम है। ये 4 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। इसके बाद एक आपका है भाई ईडियम एंड फ्रेजेज का क्वेश्चन है। ईडियम एंड फ्रेजेज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है भाई किथ एंड किन। किथ एंड किन का क्या है भाई किथ एंड किन, किथ एंड किन क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है KITH, किथ एंड किन। किथ एंड किन का आप बताओ भाई ईडियम एंड फ्रेजेज क्या होता है। किथ और किन बोलते हैं भाई हम सगे संबंधियों को, सगे संबंधियों को हम क्या बोलते हैं किथ एंड किन बोलते हैं, ठीक है। नजदीकी संबंध क्लोज रिलेटिव, द क्लोज रिलेटिव को हम क्या बोलते हैं भाई किथ एंड किन बोलते हैं।
तो ये हमारे आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसी तरीके से हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भी। 250 क्वेश्चन केवल कहने को है, वैसे अगर देखा जाए तो 500 के करीब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हम इनको 250 ही मानते हैं। 10 क्लास के अंदर आपको 2100 क्वेश्चन कराए जाएंगे पेपर तक। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो भी क्लासेज होती हैं उनके अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो हर रविवार को आपको नोट्स मिलते हैं, लेकिन आज आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। आज कल आपको शाम को नोट्स मिल जाएंगे। आपको जैसे कि नोटिस कर दिया गया है, जिसकी पेमेंट हो गई है उसको 79 रुपीज में कल भाई रात को 9 बजे नोट्स मिल जाएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट अगर नोट्स लेना चाहता है, साथ साथ में नोट नहीं कर सकता, तो ये ले सकता है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बिल्कुल क्लासेज हैं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कल 12 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।